हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले कंडक्टर्स के बारे में। अब कंडक्टर्स आपने सुनोगे फिजिक्स में भी जनरली, बट यहाँ पर हम क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल दो टाइप के सेल ऑलरेडी देख चुके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ से मेटेलिक कंडक्टर से करूँगा, तो कैसे मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या कंडक्शन अलग होता है, उस डिफरेंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे इस सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन कौन से कंडक्शन टर्म है, कंडक्टर्स के टर्म्स है, वो हम देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो पहला यहां पर मैंने जैसे बोला कि मेटेलिक कंडक्टर हम देखेंगे, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि बचपन से आज तक जो भी आप पढ़ते हुए आए, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हुए आए उन सभी के अंदर, ठीक है, उन सभी के अंदर क्या है, जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो वो या तो आपको किसकी मिलेगी, कॉपर की मिलेगी, या फिर हो सकता है वाइंडिंग वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह की मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब इससे अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग लाइक सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। तो हमें पता है जो भी वायर है, जो भी मेटल है हमारे पास, एल्यूमिनियम, कॉपर जनरली, तो उसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह फ्लो करता है। अब एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, वैसे हो सकता है आपको पता है, फिर भी मैं आइडिया एक दे देता हूँ आपको कि अगर हम बात करें कोई मेटल, फॉर एग्जांपल ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई एल्यूमिनियम या फिर कोई भी आप मान लो कॉपर की शीट है, एल्यूमिनियम की शीट है, आयरन है, जो भी कंडक्टर है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास वाला, अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की शीट है या वायर है जो भी है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, यानी ठीक है, एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। बट क्या एल्यूमिनियम के एटम्स सिर्फ एटम के फॉर्म में होते हैं? नहीं, वो आयोनाइज फॉर्म में भी होते हैं कुछ फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहाँ पर ये है एल्यूमिनियम का एटम, ये है एल्यूमिनियम का एटम। कुछ एटम क्या होते हैं यहाँ पर आयोनाइज फॉर्म में होंगे, लाइक एल्यूमिनियम +3। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एल्यूमिनियम +3 है, कुछ एल्यूमिनियम भी है और कुछ एल्यूमिनियम +3 भी है। ये क्या चीज़ है? अब +3 है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इनकी वजह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। अब होता क्या है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम का वायर है या शीट है, तो ये आयोनाइज होता है एल्यूमिनियम +3 के अंदर, और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो भी मेटल्स होते हैं ना जनरली, वो मेटल्स क्या करते हैं, उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड। फर्स्ट शेल, सेकंड में 2s 2p, थर्ड शेल में 3s और ये 3p है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, तो ये यहाँ पर 3p। ठीक है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल के, और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल हमारी कौन सी, थर्ड, उसमें 2 s के और 1 p के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। जब किसी भी मेटल के, किसी भी एलिमेंट के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्या सारे, ठीक है, ऐसे नहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के निकाल दो या सबसे दूर वाले के, नहीं, वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें जितने भी हमारे पास s p d f जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सबको निकाल दो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल दे, तो यहाँ पे देखना कितने, 2 s के और 1 p के, टोटल कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो उससे जो करस्पॉन्डिंग कैटायन बनेगा, उसको हम बोलते हैं कर्नल। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसको बोला जाता है कर्नल। ठीक है, इसका नाम है, चलो इससे लिख देता हूं मैं, ये बोला जाता है कर्नल। तो ऐसे कर्नल, किसके कर्नल पे क्या चार्ज होगा, तो वो कैसे डिसाइड होता है, उसके वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 11, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na+ बनेगा, तो Na+ उसका क्या कहलाएगा, कर्नल।
आ रही बात समझ में? इस तरीके से तो किसी भी मेटल के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उससे करस्पॉन्डिंग कैटायन जो बनता है उसको बोलते हैं कर्नाल। तो एक मेटल के अंदर प्योर फॉर्म में एटम नहीं रहते, वो एटम कुछ न्यूट्रल एटम भी होते हैं और कुछ आयोनाइज फॉर्म में भी होते हैं, और जो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कर्नाल बोलते हैं। अब कितने आयोनाइज हो गए कि 50 फॉर एग्जांपल 100 एटम एल्यूमिनियम, क्या तो 100 एल्यूमिनियम होंगे, 100 एल्यूमिनियम प्लस 3 होंगे? नहीं। क्या 40 होंगे, 60 100 एल्यूमिनियम प्लस 3 होंगे? नहीं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, वो डिपेंड करेगा हर मेटल पे। हाँ इतना पता है कुछ ना कुछ एटम्स तो आयोनाइज होंगे। ठीक है, तो यहां तक तो ये बात कि कर्नल प्लस इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ न्यूट्रल एटम आयोनाइज होंगे। तो ये जो एल्यूमिनियम की जो शीट है या वायर है मेरे पास, उसमें न्यूट्रल एटम भी है, कैटायन भी है एल्यूमिनियम के, और इलेक्ट्रॉन्स भी है जो इसमें निकले, तो इसको इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल भी बोला जाता है। अब होता क्या है, ये तो है नॉर्मल बात, जब हमने क्या है एक वायर शीट नॉर्मल रखी हुई, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर इससे करंट पास करा रहा हूं, इसको बैटरी या किसी से कनेक्ट कर दे तो होता क्या है, इसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, इसको एक क्या मिलेगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां से कनेक्ट कर दिया और यहां से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने बोल दिया ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो पहले तो रैंडमली क्या हो रहा था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि जितने भी कैटायन है उस कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, इसके बीच में था, इसके बीच में था, इसके बीच में था। ठीक है, इनके बीच में क्या है? ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वीक स्ट्रॉन्ग, ऐसे कभी इससे अट्रैक्ट होता है, कभी या तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा होता है कैटायन के साथ, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। लेकिन जैसे हमने करंट अप्लाई करा उस वायर से या शीट से, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई। अब सारे इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव करने लगेंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, और इस वजह से कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल इतना अच्छा कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही उनको एक डायरेक्शन मिलती है, हम बाहर सोर्स से अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है कब कि एक मेटल अच्छा कंडक्टर क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर कर्नाल भी होते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कर्नाल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो रैंडमली इधर उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच में होते हैं। लेकिन जैसे हम करंट अप्लाई करेंगे तो फिर वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वायर में ऑलरेडी इस शीट के अंदर थे वो भी फ्लो करने लगते हैं, इसलिए हाईली कंडक्टिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम बोल सकते हैं मेटल कंडक्टर काम करता है। तो अब देखते हैं 1 by 1 पॉइंट इसके। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है द फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमें पता ही है किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सेकेंड लिखा है नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हम, क्योंकि ये पॉइंट मैंने किसके रिगार्डिंग लिखा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हमें पता है कि हमारे पास जो भी कैटायन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या कैटायन और एनायन, दो एनायन आयंस के मूवमेंट की वजह से एक करंट का फ्लो होता है। बट यहां पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि एल्यूमिनियम आयोनाइज हो रहा है करंट फ्लो कराने से, तो नहीं, वो तो पहले से ही था, वो तो फ्लो कराने से उनको एक डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई केमिकल डिकम्पोजिशन लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप नहीं होता है कि कोई मेरे पास सॉल्ट था और एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम +3 और क्लोराइड माइनस में ब्रेक हो गया, या NaCl में ब्रेक हो गया, या AgNO3 में, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, रेसिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल ऑफ कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर रेसिस्टेंस किसकी वजह से है? तो मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, करंट फ्लो होने में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो हम करंट फ्लो बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन इसमें ये जो एल्यूमिनियम +3 जो इनके कर्नाल है, ये जो कर्नाल है ये कई सारे होंगे, वो कर्नाल क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही रहता है कुछ। अब जितने ज्यादा कर्नाल होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। हाँ, करंट फ्लो कराने से इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर ये एक तरीके से क्या ऑब्स्टेकल, ठीक है, रुकावट पैदा करते हैं, हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो इन कर्नाल की वजह से ही एक मेटल के अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। आ रही बात समझ में? तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, रेसिस्टेंस ड्यू टू ऑब्स्टेकल ऑफ कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखा है, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जनरली कंडक्टर के अंदर क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल पैदा होती है। क्यों?
जैसे ही मैं मान लो ये जो मेटल अभी 25 डिग्री पे, अब 25 डिग्री पे एटम है या कैटायन है, कुछ तो उसकी एक काइनेटिक या वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर 25 से 30, 35 या 50 डिग्री कर देता हूं, तो अपने मीन पोजीशन पे ये क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। जैसे ही वाइब्रेशन होने लगेंगे अपनी मीन पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले जो उनकी रेंज थोड़ी इधर ही था, अब ये इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, ये हिंडर्ड करेगा, ऑब्स्ट्रगल करेगा और रुकावट पैदा करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली क्या हो रही है कि जो हमारे पास एटम्स या कैटायंस है कर्नल के फॉर्म में, उनकी क्या हो रही है, मीन पोजीशन पे वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो उनका मूवमेंट बढ़ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एल्यूमिनियम +3 के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है, जितना पास में उसके जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा, उतना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रगल बढ़ता जाता है इन कर्नल और कैटायन की वजह से। ठीक है, तो ये जनरल बात करी हमने किससे, कंडक्टर से रिलेटेड 4 पॉइंट में। तो आप इसको वीडियो पॉज करें और पहले 4 पॉइंट कॉपी कर ले, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें, कॉपी करेंगे। चलिए, और चाहो तो आप ये बना भी सकते हैं डायग्राम, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंपैरिजन कर रहा हूं, जैसे पॉइंट लिखे 1 by 1 मेटेलिक कंडक्टर से हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। पहला लिखा है फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे, कैटायंस और एनाइन से बना हुआ एक सॉल्ट होगा। जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हमने देखा भी था, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते, बाहर से करंट देते, तो वो जो आयन है वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, कैटायन और आयन में ब्रेक हो जाते हैं, और फिर करस्पॉन्डिंग एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन होता है। तो वो आयंस का जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरनल सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से मेजरली, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी मैं सॉल्ट ले लूँ या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लूँ, NaCl लूँ तो Na+Cl- में ब्रेक होगा, AgCl ले लूँ तो Ag+Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, Na2SO4 लूंगा तो 2Na+SO4 में, मतलब वहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन होना ही होना है इलेक्ट्रोलाइट का, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, जबकि ऐसा मेटेलिक कंडक्टर में कुछ नहीं होता है। देन थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें रेसिस्टेंस। अब यहां पे रेसिस्टेंस किस किस की वजह से होता है, तो अब देखिएगा, इसको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है। रेसिस्टेंस ड्यू टू, पहला लिखा है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दैट इज कैटायन एनायन इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मतलब पानी के अंदर मैंने NaCl डाला तो पानी मेरे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और NaCl मेरे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो Na+ और Cl- जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो Na+ और Cl- में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में। अब क्या हो रहा है, तो मैंने बोला पहला रेसिस्टेंस होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, NaCl, सॉल्वेंट कौन होगा यहाँ पर, H2। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है कि आयोनाइज तो हो गया कैटायन और एनाइन में, Na+ और Cl- में, बट क्योंकि अपोजिटली चार्ज है तो कहीं ना कहीं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में रहेगा, उतना ही हमको ज्यादा एनर्जी देने पड़ेगी इनको अलग अलग करने के लिए, दूर दूर करने के लिए, या इनको मूव कराने के लिए। भाई कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनाइन जाएगा एनोड पे, मतलब जाए नहीं जाए अलग बात, लेकिन टेंडेंसी क्या होगी, कैथोड एनोड पे की तरफ मूव करने की होगी ना इनकी। लेकिन अगर ये जुड़े हुए तो कहां से जा पाएंगे, तो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इनके बीच में रहेगा, उतना ही मूवमेंट कम होगा। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, हमारे फ्लो ऑफ आयंस नहीं हो पा रहे। और हमने बोला यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में
क्या फ्लो ऑफ आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है, तो फ्लो ऑफ आयंस ही नहीं हो पाएंगे तो करंट में रेसिस्टेंस पैदा होने लगेगा। तो अगर मैं 2 या 3 सॉल्ट ले लूं जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उसमें करंट फ्लो होना कम होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा इजीली आयोनाइज हो जाएगा, इजीली आयोनाइज होगा और दूर एक दूसरे से जा पाएंगे, तो इजीली वो एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो पाएंगे, और ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो पाएंगे तो हमें करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट का मतलब भी लिखा मैंने, दैट इज कैटायन और एनायन इंटरेक्शन। ठीक है, और कैटायन एनायन का मतलब ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं मैं, Na+ एंड Cl- के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही, क्योंकि अपोजिटली चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास जो सॉल्यूट से मतलब क्या है, कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट लिखा है यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब देखो जो भी मैंने कैटायन क्या करा, या जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने पानी के अंदर डाला, कोई एक्वस NaCl लिया तो पानी के अंदर डाला, तो जनरली एक्वस ही लेते हैं हम, कोई भी सॉल्यूट लेंगे, मोल्टन तो लेते नहीं प्योर फॉर्म में। तो जब एक्वस लेंगे तो आयोनाइज हो गया, चलो Na+Cl-, लेकिन क्या Na+Cl- में आयोनाइज होने के बाद वो फ्री है मूव करने के लिए? नहीं, हमें पता है यहां पर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। नहीं, हाइड्रेशन कैसे होगा कि अगर मैं कह रहा हूं यहां पर मेरे पास Na+, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक्वस NaCl का मतलब हो गया यहां पर एक तो ये होगा वाटर, दूसरा ये जो NaCl है ये Na+ और किस में, Cl- में आयोनाइज होगा। अब Na+Cl- में तो हो गया, लेकिन जो पानी है ना, वो पानी खुद का भी एक नेचर होता है उसका। कैसा नेचर होता है, पोलर होता है वो पानी। तो पोलर है ना, तो वो क्या करेगा, इस कैटायन को चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में करी थी और हर बार हम करते हैं जब भी इसकी जरूरत होती है हाइड्रेशन की। तो हमें पता है पानी पोलर नेचर का होता है, तो पोलर है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंड है, तो पानी अपना क्या करेगा, Na+ की तरफ नेगेटिव एंड कर देगा और पॉजिटिव एंड पीछे की तरफ कर देगा, इस तरीके से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन कर देगा। ऐसे एक लेयर नहीं होती, मल्टीपल्स लेयर आ जाती है। सेम कहानी किसके साथ होगी, Cl- के साथ भी हो जाएगी। भाई Cl- है तो इसमें पानी आएगा, फिर से यहाँ पे पानी का तो काम क्या है कि वो अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे उसको कोई चार्ज पार्टिकल या पोलर पार्टिकल दिखेगा तो यहाँ पे तो आयोनिक है, तो इसके लिए तो और अच्छा है। अब की बार क्या करेगा, क्योंकि माइनस है तो पानी अपना क्या करेगा, पॉजिटिव एंड आगे कर देगा, नेगेटिव पीछे कर देगा। कहने का मतलब यहाँ है कि भले ही कैटायन हो भले ही एनायन हो, हाइड्रेशन तो दोनों का ही होता है। अब हाइड्रेशन होने से क्या फर्क पड़ रहा है हमारे यहाँ पर कंडक्टिविटी पे, तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे ये हाइड्रेशन होगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रेशन होगा, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो वो जो Na+ इतना सा था ना, वो हाइड्रेशन की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बल्कि हो जा रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है। जितना बल्कि होगा उतना ही उसका मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। सेम कहानी Cl-, कोई मूव तो कैटायन और एनायन दोनों को करना है, इसमें भी हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा आयोनिक क्या होगा, आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, तो उसका मूवमेंट धीरे हो जाएगा। और ये वर्ड हो सकता है आपने पहले सुना हो, नहीं सुना हो, तो इसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। अब ये आयोनिक मोबिलिटी क्या है कि किसी भी आयन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में मूव करने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है आयोनिक मोबिलिटी, कितना ईजिली वो मूव कर पा रहा है। अगर आयन छोटा है तो ईजिली मूव कर पाएगा, और बल्कि है बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम बात करें पतला आदमी तो इजीली वो ज़्यादा चल पाएगा, मोटा आदमी तो थोड़ी देर चलेगा थक जाएगा। तो बल्कि हमारा पास जो कोई आयन मिल जाएगा तो उसकी आयोनिक मोबिलिटी, उस आयन की मूव करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब होगी, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा उतना ही वो बल्कि होगा और उतना ही मूवमेंट उसका कम हो जाएगा, और आयन ही मूव नहीं कर पाएगा तो हमारे पास कंडक्शन कहाँ पर हो पाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो दूसरा जो हमने रेसिस्टेंस बोला है सॉल्यूट सॉल्वेंट, पहले सॉल्यूट के बीच में था कैटायन एनायन, अब है सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट हो के अंदर कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रेशन हो रहा है। तो यहां पर ये इंटरेक्शन पानी के साथ सॉल्वेंट का और उस कैटायन या एनायन का पानी के साथ जितना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, उतना ही वहां पर लेयर बड़ी हो जाएगी और उतना ही क्या हो जाएगा, उसका फ्लो धीरे हो जाएगा और हमारे पास जो कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन। ठीक है, यह है हाइड्रेशन। चलिए, तो ये हुआ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयन, मैंने लिख ही दिया यहां पर। ठीक है,
थर्ड पॉइंट दे रखा है रेसिस्टेंस किस वजह से, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं कह रहा हूं यहां पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या मतलब है, अब पानी पानी के बीच में, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे पानी है, पानी की जगह मान लो कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया, तो अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब इन पार्टिकल्स में एक तो ये मान लिया ए टाइप के पार्टिकल, दूसरा मैंने यहां पे मान लिया बी टाइप के पार्टिकल, दो अलग अलग सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, पोलर पोलर नॉन पोलर जो भी है, जैसा जिसका नेचर है, मैं बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, अब ये जो हमारे पास आयन है विदाउट हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड है, इसको मूव तो करना पड़ेगा। अब ये जब जगह ही नहीं देगा, ठीक है, ऐसे चारों तरफ तो ये मॉलिक्यूल होंगे, पानी मीडियम तो है, पानी या जो भी सॉल्वेंट का मीडियम है उससे ही तो पास होना है, तो इनको दूर होना पड़ेगा, तब भी तो यहां से निकल पाएगा आयन, कैथोड एनायन की तरफ जा पाएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी कैटायन है, जो भी एनायन है, उसको कैथोड एनोड पे जाना है, और कैथोड एनोड पे जाना है तो मूव करना पड़ेगा, मूव करने के लिए उसको रास्ता चाहिए। अब इतनी भीड़ आ जाएगी, अब भीड़ में भी मैं कह रहा हूं कि भीड़ को उसको दूर करने के लिए, ठीक है, भीड़ को छटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए उनके आपस में जो कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल हम हाथ पकड़ के खड़े और किसी को जाने नहीं दे रहे, अब जाने के लिए दो चीज है कि या तो मैं अपना आप हाथ छोड़ दूं, या दूसरा है कि मेरे पे फोर्स लगाए, जिसको जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना मुश्किल हो रहा है नहीं, और जो इजीली जाने दे रहा है उसके लिए आसान है। तो मैं कह रहा हूं कि इन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितना वीक होगा उतना ईजी होगा उस आयन को मूव करने के लिए, कैटायन या एनायन को, और उतना ही जितना स्ट्रांग होगा उतना ही उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो मैं कह रहा हूं अगर इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो इसमें कम है तो कंडक्टिविटी इसमें ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयंस इसके थ्रू इजिली मूव कर पाएंगे और इसमें नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने वर्ड क्या यूज करा, विस्कोसिटी, और बिल्कुल सिंपल है, अगर एक पानी लो और एक ऐसा लिक्विड लो जेल टाइप का, तो लिक्विड जो पतला होता है उससे इजीली मूव कर पाएगा, और जो गाढ़ा है विस्कस है, ठीक है, उससे मूव करना आयन के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी समझ सकते हैं और विस्कोसिटी से भी समझ सकते हैं। तो वही लिखा मैंने, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। जितना गाढ़ापन होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, जितना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल पास में होंगे, उतना ही मुश्किल होगा आयन के लिए उनसे पास होना। तो ये तीनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आयन को मूव करने में, उसकी मूवमेंट में, आयोनिक मोबिलिटी में हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, तो वो कंडक्टिविटी को हमेशा कम करेगा। तो यहां पे जो रेसिस्टेंस है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होने के लिए कम होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये भी कम होना चाहिए, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये भी कम होना चाहिए अगर मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है। और अगर ये तीनों बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें पॉइंट देखते हैं हम, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो यहां पे लिखा है रेसिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइप्स रिड्यूसेस। अभी हमने बस ये बोला था कि रेसिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, रेसिस्टेंस हो रहा है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अगर तीनों ही टाइप के फोर्स को मैं क्या कर दूं, वीक कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, आयन फ्री हो जाएगा, इजिली मूव कर पाएगा। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर क्या लिक्विड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे तो ईजिली कैटायन और एनायन की एनर्जी बढ़ रही तो एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है, तो फोर्स वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कैटायन और पानी के बीच में जो हाइड्रेशन है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो हाइड्रेशन की मान लो 5-6 लेयर थी वो कम होकर 2 या 1 लेयर रह गई और हट भी गई पूरी, तो बहुत अच्छा है नहीं, तो वहां से भी हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा विस्कोसिटी, जैसे जैसे मैं हीट करूंगा तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पानी पानी के बीच में जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो भी क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो भी हमारे बीच में, हमारे लिए वो अच्छा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो आयन उनके बीच में से इजिली निकल पाएगा। तो हर टाइप के, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट आ गया, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे और हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो अच्छी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस इजीली मूव कर पाएगा, और आयन इजीली मूव कर पाएगा तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो मेटेलिक कंडक्टर में तो उल्टा हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टिविटी कम हो रही थी क्योंकि उसमें कर्नाल वाइब्रेशन कर रहा था तो वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा था। जबकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है क्योंकि आयन ईजी हो पा रहा है, ईजिली मूव कर पा रहा है। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर के इंपैक्ट अलग अलग है। ठीक है,
तो ये पैरेलली चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, तो इनको इसके भी चारों पॉइंट वीडियो पॉज करें आप और कॉपी करें। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, चलिए, और किसी को हेल्प चाहिए समझने के लिए, ठीक है, तो ऐसे डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में तो हमने बात कर ली है, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे टर्म्स यूज होते, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, और अभी हम डिस्कस करने वाले कुछ कॉमन टर्म्स है जो आपने हो सकता है अप टू 10th क्लास तक भी पढ़े, और फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो इसको, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते, बस ध्यान रखना यहाँ पे मेटेलिक की जगह इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, पहला टर्म दे रखा मैं रेसिस्टेंस, आपको पता ही है, और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ आयन इज नोन एज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का मतलब नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर में भी वही होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में है, कि जो करंट का जो फ्लो है, ठीक है, वो कम हो जाए बस, या फ्लो ऑफ करंट में या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मेटेलिक कंडक्टर में वहाँ करंट की जगह यहाँ पे क्या आ गया टर्म, आयन आ गया, बाकी मतलब दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे लिखा फ्लो ऑफ आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने लिखा, क्या लिखा, फ्लो ऑफ आयंस में हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल आने से रेसिस्टेंस आता है, ठीक है। और यूनिट सेम है ओम, और इसको हेडफोन जैसा इसका सिंबल होता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, तो ये आपको पता ही है इतना। देन नेक्स्ट टर्म है इसमें कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या बताता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही फ्लो ऑफ आयन कम होगा, और जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या अपोजिट है, जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ आयन होगा, उतना अच्छा हमें वहाँ से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। तो सेम लिखा ईजीनेस इन द फ्लो ऑफ आयन, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है इतना सा, वहाँ पे ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस था आयंस के फ्लो में, यहाँ पे ईजीनेस है, कितना ईजिली फ्लो कर सकता है आयंस। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा था ये रेसिप्रोकल है या अपोजिट है बिल्कुल। तो सी से कंडक्टेंस को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इज इक्वल्स टू 1/r हम बोल सकते हैं। इसकी यूनिट बिल्कुल उसके रिवर्स हो जाएगी, या तो ओम जैसे रेसिस्टेंस की यूनिट होती है तो हम इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसका स्पेलिंग, ठीक है, ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल में ये सब यूनिट देखते हुए मिले, तो आपको यूनिट याद होनी चाहिए, कई बार सिर्फ यूनिट ही पूछ लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट आपको याद होनी चाहिए, और ये भी याद होनी चाहिए क्या क्या फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं, कंडक्टेंस की यूनिट अपोजिट है, तो यहाँ पे 1/ओम, तो ओम इनवर्स आ जाएगा। या लिखते समय कई बार इसकी स्पेलिंग ही उल्टी लिख देते, रिवर्स है, मैं बोल रहा हूँ अपोजिट है, रेसिप्रोकल, तो स्पेलिंग उल्टी कर दी, MHO कर दिया, ओम का उल्टा मो कर दिया, यानी, ठीक है, ये कंडक्टेंस की यूनिट। और इन जनरल यहाँ पे इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल में देखोगे तो कंडक्टेंस में ओम इनवर्स कम दिखेगा, ये सीमेन या कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यूनिट ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो रेसिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, दो टर्म्स तो ये हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट आता है इसमें कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल ये क्या होता है? तो यहां पे लिखा सेल इन विच कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस विल बी मेजर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी सेल का मतलब है ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेल मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या मेजर कर सके, कंडक्टेंस या उसकी कंडक्टिविटी मेजर कर सके। कंडक्टिविटी क्या है उस पर भी हम आएंगे, तो नॉर्मल अभी बोल सकता हूं मैं कंडक्टेंस मेजर कर सके। देखो, बनाने के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे क्यूबॉइड या क्यूब फॉर्म में ले लिया है, लेकिन आप इसको जनरल वैसे ले सकते हैं, कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, एनोड कैथोड जैसे हम डालते थे। ठीक है, सेम, और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भर दो, सेम। इसको समझने के लिए कंडक्टिविटी सेल को बस अभी एक मैं डेफिनेशन समझाने को थोड़ा इजी हो, तो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल ये क्यूब या क्यूबॉइड लिया, उसकी 2 अपोजिट, ठीक है, साइड्स को, 2 अपोजिट फेसेस को मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोड बना दी। इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों का जो एरिया है वो कैपिटल ए ले लिया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एल ले लिया। तो रेसिस्टेंस की फॉर्मूला आपने पढ़ाया होगा बचपन से, R इक्वल्स टू रो, मतलब रेसिस्टिविटी इंटू L अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ वहां क्या हुआ करता था, लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। यही करते थे आप, या मेटल का जो भी लेंथ है या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर भी हम फॉर्मूला L अपॉन ए, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए ही यूज करते हैं। बस फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे L और A क्या है, L ये है, 2 जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में जो लेंथ ऑफ वायर होती है ना उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। A वहां पर होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, या जो भी हमारा मेटल है कंडक्टर। यहां पर ए क्या है, इलेक्ट्रोड, जो हमारा एनोड या जो कैथोड है उसका एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, वो ए को रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात, बिल्कुल उसके पैरेलल चल रहा है, जहां जहां जो डिफरेंस है मैं वो समझाता चल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड या कैथोड, इस तरीके से आप बना ले, उसका एरिया ए है और दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है। अब जो इसके बीच में जो स्पेस है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो आप, NaCl, एक्वस NaCl, MgCl, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, या पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल कर दो उस स्पेस के अंदर, बस बन गया आपका सेल। तो इस सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें फिल करूंगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट में इसमें फिल करूंगा, तो उसकी मुझे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करते, तो किसकी हेल्प से, कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ ये ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, एनोड कैथोड का जो भी है, और दूसरा एल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। देन हमें दे रखा है एक टर्म सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये नया आपके लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस ये तो आपने सुना होगा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल G। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या, अभी जैसे मैंने कंडक्टिविटी सेल में मैंने बताया L क्या, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और A क्या, उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। L अपॉन A का जो रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L और उसका इलेक्ट्रोड का एरिया, तो L अपॉन A को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, और G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इक्वल्स टू L अपॉन A लिखा है। ठीक है, यूनिट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेंथ की भी यूनिट होगी, एरिया की भी यूनिट होगी जनरली, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट बहुत मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं या जो हम लेबोरेटरी पर्पस के अंदर यूज़ करते हैं, तो मीटर में ना होगा, सेंटीमीटर मिलते हैं, तो वो आप देख लेना न्यूमेरिकल में जिसमें देख रहे हो, तो या तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स बोल लो, या मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स यानी लेंथ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर दे रखा है इसमें एक नोट दे रखा है, और नोट क्या है, चलिए, नोट लिखा है, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट देन वी हैव टू टेक कॉमन एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि उस कंडक्टिविटी सेल को अभी तो जैसे मैंने क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म में लिया था, अपोजिट फेसेस को मैंने क्या बना दिया था, इलेक्ट्रोड। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, और हो सकता है एग्जाम में कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी इस तरीके से दे रखा हो आपको, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको किसी को, फॉर एग्जाम्पल इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नॉर्मल हमारा कंटेनर है, उसके बीच में ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट भर दिया मैंने, और ये 2 इलेक्ट्रोड ले ली मैंने, एनोड और कैथोड।
अब वो कह रहा है कि जब दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया एग्जैक्टली सेम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम एरिया वो कॉमन, वो एरिया तो दोनों के लिए सेम है, तो ए हमेशा वही लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एनोड कैथोड जो दो इलेक्ट्रोड दे रखी है, दोनों की लेंथ या एरिया क्या दे रखा हो, अलग अलग दे रखा हो, तो कौन से एरिया को हम कंसिडर करें? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, चलिए तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल है तो यहां तक है, तो इसके बीच में आयंस फ्लो करेंगे। तो अब कौन सा, ये सिर्फ इतना एरिया में कंसिडर करूं या फिर ये वाला एरिया कंसिडर करूं? जब मेरे को न्यूमेरिकल ना, तो कौन सा एरिया में लूं? तो एरिया आपको वो लेना है जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कॉमन हो, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कॉमन हो। अब कॉमन एरिया कौन सा है? तो कॉमन एरिया तो सिर्फ यही है, ये, और यहां पे इलेक्ट्रोड में हम बात करें तो यहां तक, ये कॉमन एरिया है। तो ये एरिया काउंट कर लो या ये एरिया काउंट कर लो, ये नीचे वाला एरिया काउंट नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन के अंदर। तो ये कह रहा है कि अगर हमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग साइज की अलग अलग एरिया के मिल गई तो हमें सिर्फ वही एरिया कंसिडर करना है जो दोनों के लिए कॉमन है। जी बिल्कुल ऐसा समझ लो, एक इलेक्ट्रोड ऐसा है और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब इसका तो एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो इसका एरिया जो मिनिमम एरिया, ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब लॉजिकली आप क्या करें, जो छोटा है या कम या मिनिमम एरिया है बस वो कंसिडर कर ले, तो वही क्या हो जाएगा आपका, वो कॉमन एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इफ एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट देन वी हैव टू टेक कॉमन एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। और कॉमन एरिया क्या होगा, जो मिनिमम वाला है उसी का तो एरिया होगा वो। ठीक है, चलिए फिर देखें आगे। तो एक तरीके से वहां पर मैंने इसलिए क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में बना दिया था और यहाँ पर ये नॉर्मल बनाया, तो दोनों तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइटिक या कंडक्टिविटी जो सेल था वो दोनों तरीके से बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही लेना, आपको इस तरीके से कंटेनर भी लेके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें रेसिस्टिविटी, या हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसको रो। ठीक है, जनरली डेंसिटी वगैरह लिखी होती है, तो यहाँ पर मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हो सकता है बुक्स में और कोई सिंबल हो तो देख लेना। तो रेसिस्टेंस होता है, वैसे रेसिस्टिविटी होता है, या उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब नॉर्मली हमें पता है जो ओम्स लॉ वगैरह आप पढ़ते हो, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पर भी ये रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सेम अगेन रेसिस्टेंस इन मेटेलिक कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। सेम चीज यहां पर है कि रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों को मैंने कंबाइन करा तो आर इज प्रोपोर्शनल L/a, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये ओम्स लॉ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो मुझे तो ये कैलकुलेट करना है, तो बस इसको क्या करें, इधर बस शिफ्ट कर ले इसको। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, आर नीचे चले आएगा तो आर इंटू अपॉन एल, तो ये हो गया मेरे पास रो इक्वल्स टू L/a। तो वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं बताया मैंने। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा पहले। ठीक है, तो वही फॉर्मूला ध्यान रखना, बस यहां पर L और A का मतलब बदल गया है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं यहां पर, अगर एरिया में क्या ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर क्यों लिया, या मीटर स्क्वायर कुछ भी ले लो, लेंथ स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, जनरली सेंटीमीटर में हम लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी स्केल पे हम मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। तो एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया और लेंथ मैंने 1 सेंटीमीटर ली, किसके, उन दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 1 सेंटीमीटर लिया दोनों इलेक्ट्रोड का। देन यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा, या रो इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो यहां से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रेसिस्टिविटी डिफाइन करना है, तो रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द 1 ml सॉल्यूशन। अब ये 1 ml कहां से आया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है इसको थोड़ा सा। मैंने बोला यहां पर एरिया क्या लिया, मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, और उन दोनों के बीच में जो लेंथ लिया वो कितना लिया, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया। तो अभी यही तो करा था मैंने, ऐसा ही तो कोई इलेक्ट्रोड बनाया था। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये क्यूब है। अब क्यूब में क्या करा, ये वाला मैंने क्या करा, ये मैंने बना दी इलेक्ट्रोड। तो एक तो ये वाली साइड हो गई इसकी, और एक ये वाली साइड हो गई। ठीक है, इनका जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो एरिया है
वो मैंने मान लिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का सेम ही होगा, क्यूब लिया है तो। और यहाँ पे जो ये लेंथ है ये भी मैंने मान ली क्या है, इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब एक तरीके से ये मेरे पास क्यूब बन गया जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम हो गया वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये लिखेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, और तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है हमारे 1 मिलीलीटर के, मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट आएगा, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आएगा। आ रही बात समझ में। तो वहीं से इसको बोला गया है, वहीं से डिफाइन किया गया है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ये कंडक्टिविटी सेल लिया इसके अंदर 1 ml मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने भी हमारे पास कैटायन या एनायन जो आयोनाइज हो रहे उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर उस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। यानी उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस है उन पे जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने करंट फ्लो की जगह, ठीक है, जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू द ऑल द आयंस, मतलब जो आयंस हैं उन पे जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा होगा प्रेजेंट इन 1 ml, क्योंकि इसके अंदर 1 ml सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। और यूनिट आप देख सकते हो यहाँ से R की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और L अपॉन A की यूनिट से लेंथ अपॉन एरिया, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ऊपर एरिया है और नीचे लेंथ, उल्टा बोल दिया मैंने। तो R इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रह जाएगा और R की यूनिट ओम, तो ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 ml क्यों लिखा है तो वो मैंने बता ही दिया, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ से हमने निकाला है, ठीक है। तो 1 ml मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने भी आयंस हैं उन पे जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख ले, इसके अंदर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है जो भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। चलिए कुछ टर्म्स और है, ठीक है। तो पहले आप इनको 1 बाय 1 इतना कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो भी टर्म्स दे रखे। तो बहुत सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, और थोड़ा 3 चीज़, डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं इस पर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी आप कॉपी करते जाए इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी कॉपी करते जाए इसको।
ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये ओम्स लॉ से था तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए, अब इनमें से मैक्सिमम तो कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म किया मैं बोला, कंडक्टिंग जो टर्म्स है कंडक्टर से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से रिलेटेड जो टर्म्स है आपने मैक्सिमम सुनी होगी। हाँ, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा बदल जाता है इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटेलिक में हम उसका मतलब कुछ अलग होता है। अब जो दो अगली जो कंडक्टिंग टर्म्स जो आपको देखने को मिलेगी वो आपके लिए थोड़ा सा नई है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला लिखा मैंने कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, हो सकता है ये वाला के भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। वैसे तो ये के मैंने सिंबल बनाया, ये कप्पा होता है, ठीक है, थोड़ा वो स्टाइलिश के लिखा हुआ होता है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिंपल के लिख दिया। जैसे रेसिस्टेंस में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होता है, वैसे कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये वाला टर्म भी आपने सुना हो। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 ml of solution, it is reciprocal of resistivity। जैसे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, वैसे ही रेसिस्टिविटी की रिवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है। सेम कहानी है कि मैं बोल रहा हूँ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है और उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो उन आयंस में रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो तो कहला रही रेसिस्टिविटी, और उन आयंस की जो कंडक्टेंस जो ऑफर्ड हो रही है वो उसकी कहलाएगी कंडक्टिविटी, ठीक है। सिंपल सा बिल्कुल ऊपर लिखा है, रिवर्स लिखा है। तो सेम चीज है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। फॉर्मूला भी देखोगे तो बिल्कुल आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। के को क्या लिखा मैंने, 1/रो, विच मस्ट बी इक्वल्स टू रो क्या होता है 1/, ये तो 1 एज इट इज, और रो की जगह के लिए R इंटू L/A होता है, ठीक है, R इंटू L/A होता है। ये उल्टा लिख दिया मैंने ना, इसको वही मैं देख रहा था, इसको करेक्ट कर लेना, A/L लिखना है ना, बोला भी मैंने गलत ही था उस टाइम भी, तो ये A/L लिखना, ठीक है। तो L वहाँ सही लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो 1/R इंटू ऊपर L जाएगा और नीचे A आ जाएगा। तो ये तो अगर आपको रेसिस्टिविटी पता है तो कंडक्टिविटी भी निकालोगे उसका रिवर्स करके। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आता है देखना, मैंने क्या करा कि एज इट इज लिखा, 1/R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस C, तो वो C लिखा, इंटू L/A, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये एक इसको ऐसा हो सकता है मैं बोल सकता हूँ कि लैंग्वेज में लिख के आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी हो, क्या है, ये है कंडक्टिविटी, ये क्या है कंडक्टेंस, और L/A क्या है, अभी हमने पढ़ा था क्या, सेल कांस्टेंट, G से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसको ये L/A को मैं और क्या लिख सकता हूँ, चलो यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इसको L/A की जगह मैं लिख देता हूँ G। अब सही है, तो K एज इट इज 1/R की जगह मैंने C लिखा और L/A की जगह में लिखा G, जो क्या है सेल कांस्टेंट। तो इसी को बस मैंने क्या करा यहाँ पर, इसी को क्या करा लैंग्वेज में लिख दिया। तो हो सकता है इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाए, कंडक्टिविटी इज मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज में हो सकता है एक चीज़ दे दे या दो चीज़ दे दे, तीसरी चीज़ पूछ ले, तो ये दे दिया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी दे दी, सेल कांस्टेंट डायरेक्ट पूछ ले, आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यूनिट क्या हो जाएगी, 1/, जो रेसिस्टिविटी की यूनिट है उसकी रिवर्स हो जाएगी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स के मो लिख सकते हैं तो मो सेंटीमीटर इनवर्स, या मो का इनवर्स क्या होता है कंडक्टेंस, तो वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है यूनिट लिखे हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको कॉपी कर ले एक बार वीडियो पॉज करके। कंडक्टिविटी,
ठीक है। के सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये कप्पा होता है वैसे इसका सिंबल। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यहाँ पे लिखा मोलर कंडक्टिविटी, ये आपके लिए एकदम नया है। मोलर कंडक्टिविटी सिंबल भी देखोगे तो उल्टा वी बनाया, उसके नीचे एम लिखा है। कई बुक्स में हो सकता है लैम्डा, ये उल्टा जो सिंबल बन रखा है इसकी जगह लैम्डा भी लिखा हो सकता है, तो ध्यान रखना। वैसे तो ये उल्टा वी बना हुआ था और नीचे एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सिंबल जो है वही मैंने बताया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस है उनकी वजह से जो रेसिस्टेंस होता है, जो उन पे जो रेसिस्टेंस होता है वो तो रेसिस्टिविटी हो गया, और उनकी जो उनका जो कंडक्टेंस होता है तो वो क्या हो गया? कंडक्टिविटी। अब मैं 1 ml की जगह मैंने ले लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, बस डिफरेंस क्या है? मैंने 1 ml की जगह क्या करा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी उसको मैंने नाम क्या दे दिया? मोलर कंडक्टिविटी, और सिंबल बना दिया उल्टा V और नीचे लिख दिया M। ठीक है, तो लैम्डा M वही बोलते हैं इसको, तो वही लिखा है। लैम्डा M क्या है तो ये भी क्या? कंडक्टिविटी, तो K मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दिया मैंने। वॉल्यूम क्यों कर दिया? पहले 1 ml के लिए ये K किसके लिए डिफाइन था? 1 ml सॉल्यूशन के लिए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कितना वॉल्यूम हो रहा, उतने वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दो तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये हमें यूज नहीं करना है, इसको डेराइव करने के लिए बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई स्कूल एग्जाम में भी आपसे कोई वैसे कोई पूछेगा नहीं, और ना ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये कोई फॉर्मूला यूज होगा, बस आपको समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए कि कुछ नया नहीं है। ये जो कंडक्टिविटी हमने पढ़ी है बस वो 1 ml के लिए डिफाइन थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टिविटी उसके लिए बात करने वाले। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करूं? तो मैंने बोला कि नॉर्मल जो कंडक्टिविटी हो तो 1 ml के लिए डिफाइन होती है, तो आप बस ये देख लो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कितना वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 ml के लिए ये तो 100 ml के लिए कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, अब आगे क्या करा? यहाँ पे लिखा वेयर V वॉल्यूम इन ml विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो अभी मैं बोल रहा था बस वही लिख दिया मैंने। V क्या है? ये वॉल्यूम है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का होगा। अब मैंने मान लिया कि जो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी है, ठीक है, उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो m है। लेट मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज m। जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया उसकी मोलरिटी m है। अब m मोलरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक 4 मोलर एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी मोलरिटी है 4, इसका क्या मतलब है कि मोलरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलरिटी। तो 4 मोलर या 4 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर 4 मोले 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन के 1 लीटर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 4 मोले हमारे पास जो भी सॉल्ट दे रखा होगा NaCl KCl जो भी है, ये मतलब हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज m। अगर उसकी मोलरिटी m है दैट इज वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर m मोल की, मैं कह रहा हूं कि m मोल प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो 1 मोल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? यूनिटरी मेथड लगाया, m मोल है 1000 ml में, तो 1 मोल कितना होगा? 1000 अपॉन m। तो ये एक्चुअल में आया क्या? ये वॉल्यूम आया किसका? उस मोल का, 1 मोल सॉल्यूशन का। तो बस हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना वहां पे वॉल्यूम वाला, तो ये एक्चुअल में क्या आया कि ये वॉल्यूम आया कि उस 1 मोल जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, ये m मोलरिटी का सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 1000 अपॉन m। मतलब जो भी उसकी मोलरिटी दे रखी होगी उसको 1000 से आप डिवाइड कर दे तो वो क्या आ जाएगी? 1 मोल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा उस m मोलरिटी का, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1000 इंटू m हो जाएगा। बस हमने क्या करा? जो फॉर्मूला इनिशियली लिखा था, क्या लिखा था हमने? K इंटू V,
ये लिखा था अभी ऊपर k इंटू वी, तो उस v की जगह मैंने क्या लिख दिया 1000 इंटू एम लिख दिया। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। आपको सिर्फ ठीक है कुछ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यूज होगा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू के इज कंडक्टिविटी अपॉन एम मोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आ रही है बात समझ में? इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट आप देख लें यहाँ पे नीचे मोल, और हमें पता है कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम इनवर्स या मो सेंटीमीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ठीक है, ये हुए मोलर कंडक्टिविटी। और चाहो तो चलो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ये फॉर्मूला कोई पूछता नहीं है, आपको डायरेक्ट जो फार्मूला मैंने डेराइव करा वो याद रखना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जो हमारे पास 1 मोल जो सॉल्यूशन है, 1 मोल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 मोल जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी वजह से कितनी उसकी कंडक्टिविटी होगी, उसको हम बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मुझे ये बस ये पता करना था कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने वही पता करा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये k किसके लिए डिफाइन है, 1 ml सॉल्यूशन के लिए। अगर 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी k है तो जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उतने ml वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्टीमेटली मुझे पता क्या करना है कि ये v वो वॉल्यूम है जो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो ये पता करने के लिए मैंने एक अजम्पशन माना कि मैंने ये v तो क्या है, वॉल्यूम इन ml विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यह तो जो v लिखा है इसका मतलब ये। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए मैंने मान लिया कि मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज m है, और बाय डेफिनेशन मैंने बोला m मोलरिटी मतलब m मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर m मोल 1000 ml के अंदर प्रेजेंट है तो 1 के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, 1000 अपॉन m। ये यूनिटरी मेथड्स मैंने पता करा लिया। तो ये 1 मोल का वॉल्यूम आ गया कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये किसके बराबर लिखा मैंने, v 1000 अपॉन m इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ml सॉरी 1 मोलर सॉल्यूशन, इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। बस इस v को क्या करा हमने यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला था इनिशियली जो मैंने लिखा था, इस v की जगह मैंने लिख दिया 1000 अपॉन m। तो बस मेरा ये फॉर्मूला फाइनली डेराइव हो गया जिसकी वैल्यू ये हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के कंडक्टिविटी अपॉन डिवाइड बाय उस सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी। ठीक है, चलिए यूनिट वगैरह की हमने बात करी ली है। अब आगे बढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, सेम इतना ही डिफरेंस है जितना हम मोलरिटी और नॉर्मेलिटी या मोल या इक्विवेलेंट में हम बात करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी हमने उसको मोलर कंडक्टिविटी बोला, उसी तरीके से 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एक इक्विवेलेंट अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, जो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंटेशन सेम है, उल्टा v बनाया, यहाँ पर 1 मोल सॉल्यूशन था तो m लिखा था, या 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर EQ लिख दिया बस। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब फॉर्मूला वगैरह मैंने फिर से डायरेक्ट लिखा है, कुछ नहीं करना। जब मोलरिटी लिखना था वहाँ क्या लिखना है, सिर्फ नॉर्मेलिटी लिखना है। ठीक है, सेम जैसे बताया वैसे हो जाएगा ये, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा आप, 1000 इंटू के अपॉन m कर देंगे तो मोलरिटी हो जाएगा, तो मोलर सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, और m की जगह n कर दूंगा तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। हमें पता है नॉर्मेलिटी में 1 इक्विवेलेंट होता है और मोलरिटी में 1 मोल होता है। बस ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और यूनिट भी देखोगे तो नीचे मोल आ रहा था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप क्योंकि दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही है, बस यहाँ पे पहले मोलरिटी आ रहा था मोलर कंडक्टिविटी में, या नॉर्मेलिटी आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, तो इनमें क्या रिलेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या रिलेशन है, ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों में आप चाहो तो क्या बोल सकते हैं, 1000 इंटू के, 1000 इंटू के क्या है, सेम है। और हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। एक ही सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन एक ही, तो दोनों में एक ही सॉल्यूशन का अगर मैं एक मोलर
वन मोलर सॉल्यूशन लेता हूँ और वन इक्विवेलेंट सॉल्यूशन लेता हूँ तो दोनों में रिलेशन क्या होगा उसकी कंडक्टिविटीज में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा वो हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी मुझे पता है क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर लिख दो। तो ये जब लिखोगे तो वो पूरा टर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला यही चीज़ है ना, इसमें क्या करा, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये 1000 इंटू के तो एज इट इज़ है, और इस n की जगह में क्या कर दूं, मेरे को पता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, रिडॉक्स में पढ़ा है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है सेम सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसमें से ये टर्म देखोगे आप तो ये तो कॉमन है, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते, लैम्डा m लिख सकते। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन बैलेंस फैक्टर, तो वो यही आया, तो वो मैंने बता दिया। आ रही बात समझ में? चलिए, तो फिर से ये 3 फॉर्मूले हैं जिसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। शुरू के एक फॉर्मूला पता है तो दूसरा लिख ही लोगे, m की जगह n ही लिखना है, और m की जगह n लिख रहा है तो m और n के बीच में अगर आपको रिलेशन पता है तो इन दोनों के बीच में बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। एक एक्स्ट्रा चीज और लिखिए, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी। क्या लिखा है, इफ टू इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड then resultant resistance of final solution is calculated by using K1V1 plus K2V2 is equals to K dash V dash। मैंने बोला अभी ये मैंने जो ऊपर बताया था ना, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन, तो ये रिलेशन था, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, उसका एक 1 मोल ले लिया एक बार वन इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ले लिया मैंने, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। अब मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग, एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, एक KCl का सॉल्यूशन ले लिया, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक्वस NaCl एक्वस KCl, इसका वॉल्यूम V1 ले लिया 100 ml, इसका मान लो 200 ml ले लिया, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। उस फाइनल सॉल्यूशन की, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी वो कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, K1V1 फॉर एग्जांपल NaCl की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो प्लस इंटू उसका जो वॉल्यूम है, प्लस दूसरा जो KCl था उसकी कंडक्टिविटी इंटू उसका जो वॉल्यूम था, इज मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल, ये सॉल्यूशन K डैश मतलब फाइनल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, और ये उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो अगर इसका 100 इसका 200 है, दोनों को मिक्स करेंगे तो V डैश तो क्या हो जाएगा, दोनों के समेशन के बराबर हो जाएगा, तो बस वही चीज़ यहाँ लिखी। तो V डैश की जगह तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2, ये मुझे दे रखा होगा, ये मुझे दे रखा होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना, और V डैश तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो ये कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, और कंडक्टिविटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट, और ये फाइनल वॉल्यूम है दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करने पे, ठीक है। चलिए अब इसको कॉपी कर ले, और फिर अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी से कॉपी करना स्टार्ट करें इसको, और ये फॉर्मूले तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल से। पहला दे रखा हमें क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे तो वो उसकी कंडक्टिविटी या नॉर्मलिटी या सॉल्यूशन की हो सकता है, नॉर्मलिटी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, के दे रखा हो इस तरीके से। दूसरा तरह क्वेश्चन कि आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा हो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्ट पूछे, तो अल्टीमेटली मुझे पता है रिलेशन दोनों के बीच में क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। तो जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, जो भी दे रखा हो सकता है वो कैटाइन दे रखा हो, एनाइन दे रखा हो, सॉल्ट दे रखा हो, उसका आपको वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बहुत है वैलेंस फैक्टर की, जो हमने रेडॉक्स में डिटेल में पढ़ा है। तो कई बार सॉल्यूशन चैप्टर में भी एक बार हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, बाकी मूल कॉन्सेप्ट में तो बेसिक आइडिया लेते हैं, लेकिन रेडॉक्स में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, तो वैलेंस फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पे तो खैर इतना सिंपल ही होता है। तो मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे दिया अलग अलग क्वेश्चन। कोई भी कंपाउंड जो कैटाइन जो भी हमें दे रखा है उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, यूनिट वगैरह मेंशन नहीं करी, जो भी दे रखी होगी यूनिट देख लेना। तो फॉर एग्जांपल Zn+2 की आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 100, तो आपको इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो ये क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। बस इतना सा ही तो काम करना है आपको। तो अल्टीमेटली मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी, आपको सिर्फ वैलेंस फैक्टर बताना है। और वैलेंस फैक्टर क्या होगा, ठीक है, वैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, हमें कैटाइन दे रखा है और कैटाइन का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, जो भी उस पर चार्ज होता है। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो इसका चार्ज से इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो भी इसकी यूनिट दे रखोगे लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी, जिसमें आपको बस क्या करना है, सिंपली जो भी आपको कैटाइन हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है और पूरा सॉल्ट भी हो सकता है, तीनों के एक एक एग्जांपल मैंने ले लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट एनाइन दे दिया, इसकी मोलर कंडक्टिविटी 300 दे दी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 300 डिवाइड बाय इस पे चार्ज कितना दे रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 100। बस इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें देखना एल्यूमिनियम सल्फेट में कैसे करोगे आप, इसका वैलेंस फैक्टर निकालना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंस फैक्टर कैसे निकालें, तो ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट के अंदर हम देखते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो 2 एल्यूमिनियम + 3 और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, फॉर्मूला ही मैंने गलत लिख दिया, पे Al2SO4 3 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब सही लिखा है Al2SO4 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट कर लेना इसको। तो 2 एल्यूमिनियम + 3 और यहाँ पर 3 सल्फेट। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था, तो वैसे पता लग गया कि कुछ ना कुछ गलत लिखा है। एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना होगा टोटल 6। एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 पे टोटल कितना होगा 6। तो यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट है तो यहाँ पे 3 सल्फेट, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 6 आ रहा है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 6 आ रहा है। और पहले सिर्फ सल्फेट लिखा था, SO4 लिखा था, तो उससे बैलेंस नहीं हो रहा था, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस नहीं लेना, तो आइदर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या करें, बस आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी सॉल्ट की दे रखी है आपको 600 डिवाइड बाय 6, तो अगेन ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी, तो आप इजीली कर सकते हैं। बस बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको,
A conductivity cell consists of 0.01 molar zinc sulfate solution and the resistance of solution is 200 ohm. Electrode are 10 cm apart and area of electrode is 20 cm square. Calculate conductance, specific conductance, molar conductivity and electric equivalent conductivity. चार चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडक्टिविटी सेल दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमें दे रखा है जिंक सल्फेट, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर या मोलरिटी। उसने बोला है द रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज, उस सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू दे दी कितना 200 ओम। फिर उसने बोला कि जो इलेक्ट्रोड है वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब वो एल दे रखा है। एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया एक ही दे रखा, मतलब वो कॉमन एरिया होगा या दोनों का हो सकता है सेम एरिया हो, तो हमें उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग है क्या, ठीक है। अगर एक दे रखा तो कॉमन होगा और अदरवाइज दोनों सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गए फॉर्मूले और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो आप चारों चीज़ें 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अदरवाइज जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे देख लें सॉल्यूशन और क्रॉस वेरीफाई कर लें। चलिए, तो मुझे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले तो मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट दे रखी है, हमें इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट दे रखा 0.01 मोलरिटी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये गिवन दे रखी है। दूसरा, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस है वो दे रखा है मुझे 200 ओम, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस मुझे दे रखा है। फिर क्या दे रखा है मुझे, लेंथ दे रखी है इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दे रखा है ए इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चार चीज़ मुझे गिवन दे रखी है। बस आपसे अब जो चीज़ पूछिए उसका फॉर्मूला लिखो और कैलकुलेट कर लो। पहली चीज़ आपसे क्या पूछी इसने, कंडक्टेंस, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस की, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस क्या होता है, हमने बोला रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, तो बस आ गया डायरेक्ट आंसर। 1/, आपको क्या लिखना है 200, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओम इनवर्स लिख दो या मो लिख दो या सीमेन लिख दो, कैसे भी आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में देख लेना क्या दे रखा आपको। सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा से जिसको लिखते हैं, के लिखता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये क्या होता है, 1/ρ लिख दे या फिर क्या लिख दे 1/r इंटू L/A लिख दे, नहीं सही है। अभी बताया था फॉर्मूला, किसी अब आपको देखना है किस फॉर्म में लिखना है। तो जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को R दे रखा है, L दे रखा है, A दे रखा है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा मैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों की वैल्यू दे रखी है आपको, तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर K, ठीक है, K इस तरीके से लिखा होता है, तो लिखने की कोशिश करिए 1/200 इंटू L दे रखा है मेरे को 10, एरिया दे रखा है 20, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ओम इनवर्स आ जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी यूनिट, सही है। तो 1/400 हो जाएगा यानी, ठीक है। वन बाई 400 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, बस हो गया। तो अल्टीमेटली बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दे रखा हमें मोलर कंडक्टिविटी, थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है 1000 इंटू के अपॉन मोलरिटी। के मैंने अभी कैलकुलेट कर ही लिया, मोलरिटी मुझे 0.01 दे रखी है, बस आ गया ये भी, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाना है आपको। अब हो सकता है न्यूमेरिकल में एक ही चीज़ दे रखी है, उसके लिए आपको पहले से और कुछ कैलकुलेट करना हो,
ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर क्या करा, एक ही में सब कुछ लिख दिया, तो 1/400 लिख दो इसको, और ये आ जाएगा 0.01 मोलरिटी आपको दे रखी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस चेक कर लेना आंसर, ये समथिंग 250 आएगा। ठीक है, 250, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सीमेन में लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, अपॉन मोल लिख लो, बस। और लास्ट पार्ट में क्या करो, सेम आपसे क्या पूछा, शायद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ लिख दे, विच इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K अपॉन नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी डायरेक्ट तो आपको दे नहीं रखी, तो आप नॉर्मेलिटी क्या करें, कैलकुलेट कर ले। कैसे करेंगे, तो मुझे पता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दे रखा है मुझे, जिंक सल्फेट दे रखा है, तो इसको आयोनाइज करके देख ले, Zn+2 और सल्फेट -2 लिखेंगे, मतलब टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज सेम ही होगा, तो वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा इस पर, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी दे रखी 0.01 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दे, 2 कर दे, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.02। बस अब फॉर्मूला लगा दे और वैल्यूज़ रख दे, बाकी चीज़ हमने कैलकुलेट ही कर ली। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी तो 1/400 करी थी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा बस। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का डिफरेंस आया, तो अगर वो 250 आ रहा है और 2 ही तो हमने मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 125। तो चाहो तो आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं इसको, 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए तो एक बार वीडियो पॉज करके और पूरा कॉपी कर लीजिए, और जिसने कर लिया है तो वो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके कंडक्टिविटी से रिलेटेड, बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, यानी ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी, फॉर्मूले बता दिए, और ज़्यादा यूनिट और ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, बस मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो उस पर हमने बात करी इनिशियली, और उसके बाद जो भी कंडक्टेंस से रिलेटेड टर्म्स थे, ठीक है, वो सभी देखे। उसमें से काफ़ी सारे टर्म आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो, बस यहाँ पर किस रेस्पेक्ट में अलग है, क्या मतलब होता है LA का, वो मैंने यहाँ पर समझाया, और मूलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नया फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू क्लास।